नमस्ते। मैं आज आपके साथ हिंदी में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये हिंदी का कारण यह है कि कुछ 2-3 महीने पहले ऐसा हुआ कि भोपाल का मेरा जो स्कूल था भोपाल में, साउथ टीटी नगर, साउथ टाटा टोपे नगर स्कूल था। तो 9 से 11 तक, यानी 1959 से 62 तक मैं वहाँ पढ़ा था। जहाँ पढ़ाई की तो वो ग्रुप 1957 से 2017 तक का उन्होंने ग्रुप बनाया। और लकीली मेरे फ्रेंड हैं काकेड़े, उनके ब्रदर ने मेरा नाम सजेस्ट किया और वो ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया। सब वो टाइम के जो लोग हैं सब बात कर रहे हैं, तो मुझे भी इतना अच्छी तरह से लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के समय के ही रेफरेंसेस से बात हम लोग करते हैं, तो उसमें मुझे जो पुरानी यादें थी, जो जो मैंने पढ़ा था वो स्कूल में, तो वो पूरा तरोताज़ा हो गई यादें। और उसमें एक हमारे पाठ्य पुस्तक में, अभी याद नहीं है 9th 10th 11th में किस में था, लेकिन एक चरित्र नाम का लेसन था। वो जो चरित्र जो है मतलब कैरेक्टर, वो शायद माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था या दिनकर जी ने लिखा था, मालूम नहीं। लेकिन हमारे जो टीचर थे उन्होंने जो पढ़ाया हमको वो लेसन, वो 3 दिन लगाया उन्होंने वो लेसन लगाने। तो वो चरित्र के गुण, तो चरित्र का मतलब क्या है वो भी अभी डेफिनेशन मैं बता सकता हूँ आपको, कि चरित्र उन गुणों का समावेश है जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। अभी दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं, सत्य बोलना है, ईमानदारी रखना है, आज्ञाकारी होना है, सूचना है, लोग बड़ों का मानना है, वो सब चीज़ें बहुत सी हैं। लेकिन उसमें एक गुण मुझे बहुत अच्छा लगा, वो गुण है धैर्य। अभी धैर्य का मतलब यदि हम आपको पूछेंगे तो शायद अलग अलग मीनिंग आप बता सकते हैं, लेकिन जो लेखक ने उसका जो परिभाषा दी है वो भी इतनी अच्छी परिभाषा है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में चित्त को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। अभी आप देखिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति, अभी परिस्थिति जो है वो कुछ हमारे हाथ में है, परिस्थिति के हम गुलाम हो जाते हैं बहुत बार। परिस्थिति जैसे अभी कोरोना का परिस्थिति है, लेकिन हमने हमारे दिमाग को जैसे ही रखा, चित्त रखा, चित्त को, चित्त का मतलब ही ये है कि जो घूमने वाला है, मन को इधर उधर भगाने वाला है, विचार स्थिर नहीं रहते, उसको ही चित्त बोलते हैं। तो उसको स्थिर रखना है अपने को कठिनाइयाँ के परिस्थिति। अभी परिस्थिति अलग अलग है। आदमी मतलब घर में मकान में रहता है, तो जिस मकान में रहता है वो मकान की भी परिस्थिति होती है, परिवार वालों की परिस्थिति होती है। उसके बाद जब वहाँ जाता है, नौकरी करता है, नौकरी की वहाँ की परिस्थिति होती है, और आने जाने, आजकल तो आने जाने की भी परिस्थिति है। ये सब परिस्थितियों में, उसमें कठिन है, कोई सरल नहीं है, तो सब में हमको स्थिर रखना है। तो ये परिभाषा जो मैंने सुनी, उसके बाद में मैंने जो ये 50 साल मेरे इधर महाराष्ट्र में हुए, ज़्यादा पूरे 50 साल सर्विस, तो मैंने याद किया कि ऐसे कौन सी अनुभव है मेरा जहाँ पे मैंने ये मन स्थिर रख के ऐसा मुझे अल्पकालीन के लिए नहीं, दीर्घकालीन मुझे अच्छे परिणाम मिले। तो मैं अपने अनुभव आपको बताऊंगा। तो ऐसा हुआ था कि पिताजी 65 में रिटायर होने वाले थे, 1965 अक्टूबर में। वो तो एक्चुअली 64 में होने वाले थे, लेकिन एक साल उनको मिल गया एक्सटेंशन। और मेरा डिप्लोमा जो है वो मैंने कंप्लीट कर सका, लेकिन उसमें भी मुझे रेलवे सर्विस कमीशन का इंटरव्यू आया था, वहाँ पे मैं पास हुआ। उन्होंने पास यानी रेलवे पास और ये अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था। लेकिन मेरा ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, एस्टिमेट इन कॉस्ट, उसमें मुझे तकलीफ हो गई। तो 15 सितंबर में वो हुआ, तो मैंने रेलवे वालों को कंप्लेंट ये किया, टेलीग्राम भेज दिया कि भाई मैं एक्सटेंड करो मेरा ज्वाइनिंग टाइम। तो दे सेड ओके ओनली अप टू 5 अक्टूबर, बिकॉज पास आपका 5 अक्टूबर तक है। पिताजी रिटायर हो गए, वो तो क्वार्टर छोड़ना पड़ा। इतना अच्छा है कि मैं अकेला ही था, तो इन्हें और बाहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो माताजी पिताजी को, हमारे अंकल है वहाँ भंडारा, वहाँ उनको वहाँ भेज दिया, और मैं वो रेलवे पास लेके अपॉइंटमेंट लेटर लेके यहाँ आ गया। अभी यहाँ आने के बाद
रेलवे वालों ने बोला आपका अपॉइंटमेंट तो है साल भर, लेकिन आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, पूरा मार्कशीट है लेकिन वो एक सब्जेक्ट का आपका आप अपियर हुए वही सर्टिफिकेट है। बाद में अभी कहाँ जाएंगे, तो मेरे अंकल हैं यहाँ पर कराड़ में थे, वो प्रोफेसर थे, उनके यहाँ गया। वो 15-20 दिन में कैसे निकाले मालूम नहीं, क्योंकि भोपाल में मकान नहीं, सामान मैंने प्रिंट किया रखा था। एक अच्छी बात हो गई कि मेरे दोस्त ने वो भेज दिया मेरा पासिंग सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलता है। वो लेके जब मैं रेलवे को गया तो उन्होंने बोला अभी वो तो अपॉइंटमेंट नहीं है, अभी तो गई, मतलब आपका है क्लेम, लेकिन अभी वो जो जिसके लिए आपको वैकेंसी थी वो अभी नहीं है, हम आपको बताएंगे जैसे वैकेंसी होगी आप आओ। क्या करें, लेकिन लकीली जो है वो रेलवे MSCB में कोयना के 220 kV रिसीविंग स्टेशन है ट्राम्बे में, टाटा को वो पावर रिसीव करते बेचते। तो वहाँ पर वो रिसीविंग स्टेशन में एक ही वैकेंसी थी और बाकी स्विचिंग स्टेशन है, यानी वहाँ कोयना के जो बिजली आती है बीच में स्विचिंग स्टेशन है कंदल गांव करके, वहाँ पे कोई लोकेलिटी नहीं थी, मतलब रहने का कुछ नहीं, पानी भी दूर से लाना पड़ता था। वहाँ भी वैकेंसी थी। और ट्राम्बे में जहाँ पे पावर आती है और जो टाटा को हम सेल करते थे, यानी हमारे यहाँ मैक्सीमीटर था, वो मीटर से हम रिकॉर्ड करके ही करते थे। कहने की बात यह है कि वो वैकेंसी एक जो थी वो मुझे मिल गई और मैंने ज्वाइन किया MSCB। लेकिन वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि भाई शिफ्ट ड्यूटी थी और ठीक है, मेरे दोनों बड़ा लड़का लड़की सब MSCB में ही थे, हम लोग थे, तभी हो गई। मेरी माता और पिताजी भी मेरे साथ ही थे, मैं अकेला था। तो ये पूरी मिसेस को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि ये शिफ्ट ड्यूटी है और क्या है, तो मैंने प्राइवेट सेक्टर जाने की कोशिश की। मेरे साड़ू हैं, वो बैडमिंटन के प्लेयर चैम्पियन थे, उनकी पहचान थी इधर। तो अहमदनगर में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था वेस्टर्न डायरेक्टर्स को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके ज्वाइन हुआ। मेरा बड़ा क्वार्टर था MSCB का, वो छोड़ा, पेरेंट्स और दोनों बच्चों को लेके पूना में छोटा थोड़ी दिन 2 महीने रहना पड़ा। वहाँ पे छोटा ये मकान लिया और बाद में अहमदनगर में उन्होंने हमको कंपनी ने मकान दिया। लेकिन वो जो पूना में जो मकान था वो बहुत मुश्किल थी, वो कठिनाई थी, परिस्थिति जो बोलते हैं, उस चित्त को स्थिर रखना पड़ा वो टाइम पे। और फिर नगर में मैं 2 साल रहा, वो पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ा। उसके बाद मतलब आफ्टर इरेक्शन ऑफ क्रेन और जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया हमने, वो हैवी फैब्रिकेशन यूनिट था। तो बाद में वो क्रेन का कुछ डिरेलमेंट वगैरह कुछ प्रॉब्लम चालू हो गया। मैं बार बार समय देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा करना का नहीं है, होगा तो मैं बाद में आपको फिर से बताऊँगा। लेकिन वो क्रेन इरेक्शन हमने खुद किया था, तो लकीली गार्लिक में क्रेन इरेक्शन का जॉब था, तो मैंने वो स्वीकार कर लिया। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आके मेरी सैलरी कुछ ठीक नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं प्राइवेट में वो टाइम पे अच्छी तनख्वाह है ये वो, तो मैंने गार्लिक में एक मेरा फ़ायदा हुआ क्योंकि इरेक्शन था तो साइट अलाउंस भी मिलता था। फिर अम्बरनाथ में मैंने लोन लेके मामा से वो लोन लेके वहाँ मकान लिया। मिसेस के ऊपर पूरा जोर आ गया, वो दोनों बच्चे और पेरेंट्स। और फिर मैं 1 साल मैंने काम किया इरेक्शन में। वो 1 साल में भोपाल में मुझे पहला साइट मिला क्रेन इरेक्शन का, वहाँ उसके बाद कानपुर में मिला। वो एक्चुअली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहाँ पे होने वाली थी, वो टाइम की बात है 77 की। तो जर्मन इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ से फिर कोरबा भारत एल्यूमिनियम है, वहाँ बड़ा फैक्ट्री था उनका, बड़ा प्लांट आने वाला था। वहाँ पे भी 3 क्रेन थी हमारी, 3 प्लांट में 3 क्रेन थी। वो क्रेन का इरेक्शन में वहाँ पे मेरा साइट था। लेकिन बहुत तकलीफ थी और घर में मिसेस भी ये हो गई थी कि कैसे संभालूँ मैं सबको। तो मुझे मेरा फ्रेंड था, उसने बोला भाई ये एक छोटा कंपनी है, वो पैनल्स बनाते हैं,
तो उसके साथ ज्वाइन हो जाओ तो तुम्हारा ये इलेक्शन का चक्कर है, बाहर आ जाओगे तुम, तो तुमको आगे कुछ अच्छा हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने वो तास्कर करके थे, वो उनका छोटा सा प्लांट था, आशिया के लिए पैनल बनाए थे, उनको ज्वाइन किया। और उन्होंने वो प्लांट ही छोटा गाला ही था वो, ज़्यादा उन्होंने बेचने का सोचा। फिर मैं तकलीफ में आ गया। तो आसिया के पैनल बनाते थे, तो मैं आसिया के वालों ने मुझे बोला भाई अब टेम्परेरी रखते हैं आपको। अभी वो उम्र जो मैं MSc में से असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर क्लास 2 पोस्ट थी, और यहाँ पे 4 महीने का पोस्ट, और वो भी बच्चे छोटे और सब था, लेकिन मैंने वो स्वीकार कर लिया। मैंने बोला अभी इससे बाहर तो पढ़ना है अपने को। तो लकीली क्रॉम्पटन में पैनल बनाने के लिए, क्योंकि वो पैनल का काम नहीं करते थे, स्विच गियर बनाते हैं खाली, तो पैनल बनाने के लिए मुझे उन्होंने वेंडर डेवलपमेंट में ले लिया। और उसके बाद तो कहने का मतलब है कि 96 में मैंने मेरा लड़का ज्वाइन हुआ। उसने बोला मुझे कंसल्टेंट, मैंने लीड एसेसर कोर्स पास किया था ISO का क्रॉम्पटन में, तो मुझे कंसल्टेंसी का ऑफ़र मिल गया वही सैलरी में। 1 साल काम किया, 2-3 प्रोजेक्ट किए वहाँ के। फिर अभी पूना में अभी भी मैं कार्यरत हूँ। सवाल यह है कि हमको चित्त को स्थिर, जब भी कभी भी डिसीजन लेना है, पारिवारिक आपको बहुत बड़ा फोर्स है परिवार का। पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, आजकल वो बंटवारे का चक्कर हो गया है। लेकिन बाद में जो चिल्ड्रन आते हैं उनको, बच्चों को सब मौसी बुआ ये सब मिलता नहीं है प्यार। तो मेरा आपको सब लोगों को कहना है कि परिवार को जमा के रखो, वो परिस्थिति कठिन नहीं होगी, सरल हो जाएगी। और जब भी आप जॉब छोड़ने का सोचते हैं, तो भी जब मैंने 9 कंपनी छोड़ी, लेकिन कहीं पे भी मेरा ऐसा बुरा नहीं है, सब अच्छा रिलेशन रख के गया। क्यों? अपने तरक्की के लिए जा रहे हैं हम। जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम है इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं, हमारे तरक्की। और यही हमेशा ख्याल करो कि जब भी आपको डिसीजन लेना है छोड़ने का या कुछ करने का, तरक्की है इसके लिए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से तो हम सीखते हैं, प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जा रहे। वो आप मानसिक यदि कर देते हैं तो आपका चित्त भी स्थिर रहेगा, फोकस रहेगा, और आप प्रगति करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आज यहाँ पे मेरा बोलने का जो है वो ये करता हूँ, विश्राम करता हूँ। और आगे फिर से मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन आप कमेंट्स वगैरह कुछ लिखिए, कुछ मालूम पड़े मुझे कि वे मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो इतना बोल के मैं आपसे विदा लेता हूँ, और ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।